जी सिस्टर सुबह आप कीजिए। कौन है सबसे नौजवान टीचर इस स्कूल में? वेरी गुड। हु हु इज हु द इज कौन है? यंगेस्ट। हु इज कौन है? द यंगेस्ट सबसे नौजवान या सबसे छोटा। यहाँ छोटे से मुराद नौजवान ही होगा। सबसे नौजवान टीचर उस्ताद एट दिस स्कूल, इस स्कूल में। वेरी गुड। फिर है लाहौर इज द लार्जेस्ट सिटी इन पंजाब। लाहौर बड़ा शहर है पंजाब में। दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट ऑफ द सेमेस्टर। वो सबसे मुश्किल टेस्ट था सेमेस्टर का। इसको स्किप कर रहे हैं और मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ये आपको पहले दिए गए थे। वो जूते हवाई चप्पलों से ज्यादा हल्के हैं। दो शूज वर यस मैम। लाइटर देन स्लीपर्स। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। फिर दूसरा सेंटेंस था, ये जैकेट एक स्वेटर से ज्यादा सस्ती है। दिस जैकेट इज चीपर देन अ स्वेटर। चीपर मीन्स सस्ती। व्हाट वाज द वर्स्ट न्यूज फॉर यू? आपके लिए सबसे बुरी खबर क्या थी? इसका तर्जुमा है ये। व्हाट वाज द वर्स्ट न्यूज फॉर यू? ये खजूरें शहद से ज्यादा मीठी हैं। ये पुराना होमवर्क है, ये पहले दिया गया था, इसलिए परेशान मत होइएगा। सॉरी। आपके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। फिफ्थ पे हैं हम। क्या डॉल्फिन सबसे अक्लमंद जानवर है? इज द डॉल्फिन। क्या डॉल्फिन। जब शुरू में क्या आता है तो हम इज आर एम से हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर इज द डॉल्फिन वाइजेस्ट सबसे अक्लमंद या द स्मार्टेस्ट। अक्लमंद के लिए वाइजेस्ट सबसे अक्लमंद या द स्मार्टेस्ट। द मोस्ट इंटेलिजेंट, तीनों तरीके से बना सकते हैं। द वाइजेस्ट सबसे अक्लमंद, द स्मार्टेस्ट सबसे अक्लमंद सबसे होशियार, द मोस्ट इंटेलिजेंट। अगर इंटेलिजेंट लगाना है आपको तो मोस्ट के साथ में। एनिमल, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि सवालिया जुमला था। रकबे में लखनऊ मुंबई से ज्यादा बड़ा है। लखनऊ इज द मतलब एरिया के एतबार से। लखनऊ इज बिगर देन मुंबई इन एरिया। फिर ये है ये खिचड़ी बिरयानी से ज्यादा मजेदार है। दिस खिचड़ी की स्पेलिंग में RI भी लिख सकते हैं और DI भी लिख सकते हैं। दिस खिचड़ी इज टेस्टियर या मोर डिलीशियस। अगर आप टेस्टी की स्पेलिंग क्या होती है? TASTY। तो वाई को बदलकर हमने यहाँ IER लगाया है। ये हम रूल में पढ़ चुके हैं और कल भी हमने रिवीजन किया था। द खिचड़ी इज टेस्टियर। ये अगर आपको डिलीशियस कहना है, क्योंकि डिलीशियस माने भी मज़ेदार होता है, लजीज होता है, तो उस वक्त आप मोर डिलीशियस कहेंगी, ज्यादा, मोर डिलीशियस देन बिरयानी। कुरान पाक सबसे ज्यादा मुकद्दस किताब है। द होली कुरान। कुरान के साथ में कुरान पाक, जैसे हम कुरान के साथ पाक लगाते हैं इसी तरह इंग्लिश में होली लगाते हैं, HOLY। मुकद्दस कुरान या कुरान पाक। द होली कुरान इज द होलीएस्ट, मुकद्दस, होलीएस्ट, HOLY। देखिए यहाँ पर वाई था, तो जब इसको हम वो बनाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो पहले वाई को हटा के आई लगा देंगे, फिर EST। यहाँ पर वाई को हटाकर आई को हटाकर सॉरी वाई को हटाकर आई लगाया और EST। होलीएस्ट या द मोस्ट स्केयर्ड बुक। होलीएस्ट ठीक है, वो लगा दीजिए आप। वहाँ मेरी तनख्वाह 10,000 से कम थी। माई सैलरी वॉज लेस देन 10,000 देयर। इसी तरह और भी सेंटेंसेस थे, अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। और हम आपको बता दें ये लास्ट लेसन है आपका, इसके बाद इंशाल्लाह, बल्कि आज ही से कुछ हम सेंटेंसेस शुरू कर रहे हैं। यहाँ से आपकी दरअसल स्पीकिंग अब शुरू होगी। तो प्लीज आप लोग आगे की कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा और जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए चीजें दी जाती हैं उसको प्रॉपरली टाइमली उसको पूरा कीजिएगा। हम एक चैप्टर नंबर 11 भी आज करवाने वाले थे, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए हम चैप्टर नंबर उसको स्किप कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम सर ले लेंगे। हम चैप्टर नंबर 12 पर जा रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यहाँ ये समझिए जिन जुमलों में हम किसी को हुक्म देते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और हुक्म भी दो तरह का होता है।
किसी चीज को करने का हुक्म या किसी चीज से रोकने का हुक्म। जैसे मिसाल के तौर पर आप जाइए, आप मत जाइए, आप बैठिए, आप मत बैठिए, आप खाइए, आप मत खाइए। तो दोनों में भी खाइए भी एक हुक्म है और मत खाइए ये भी एक हुक्म है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं जिसमें हम किसी को हुक्म देते हैं करने या ना करने का, पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट भी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने यही बात कही, आप खाइए। तो ये मूड और मैनरिज्म पे डिपेंड करता है कि आदमी ने किस मूड पर बोला है। मान लीजिए हमने ऑर्डर फॉर्म में बोला है तो आप खाइए सामने वाले को। दूसरी बात, अगर हमने यही बात कही आप खाइए, तो ये रिक्वेस्ट भी लगती है, पोलाइट। अगर हमने किसी को नरमी से बोला आप खाइए, तो ये एक रिक्वेस्ट हो गई। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये आपको बात याद ना भी रहे तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात याद रखिए कि हम यहाँ पर डेफिनेशन याद कराने नहीं आए, हम स्पीकिंग सीखने आए हैं और यहाँ से आपकी स्पीकिंग शुरू होती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक जुमला है उर्दू में, पानी पियो। तो पानी पियो के लिए आप कहेंगे ड्रिंक वाटर। ये बिस्किट खाइए, ईट दिस बिस्किट। बराए मेहरबानी मुझे एक कॉपी दीजिए, प्लीज गिव मी अ नोटबुक। हमेशा यहाँ बैठिए, सिट ऑलवेज हेयर, या ऑलवेज सिट हेयर, HERE हेयर। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। वो किताब मत पढ़ना, वो किताब मत पढ़ना, डोंट रीड दैट बुक। बराए मेहरबानी उर्दू मत बोलिए, प्लीज डोंट स्पीक उर्दू। फजर के बाद कभी मत सोइए, डोंट स्लीप आफ्टर फजर सला और आफ्टर फजर। अब बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। जी मुबस्सिरा, कुछ कह रही हैं आप? जी मैम, वो तो स्लाइड नीचे करेंगे मैम। जी जी बिल्कुल। मैम जैसे यहाँ पर लिखा है हमेशा यहाँ बैठिए, तो हम इसके शुरू में प्लीज भी लगा सकते हैं या खाली ऐसे ही बोलेंगे? नहीं नहीं, प्लीज नहीं लगा सकते। अगर शुरू में बराए मेहरबानी अगर लिखा है, इस तरह के अल्फाज हैं, कृपया, बराए मेहरबानी, तो ही तो आप उसी वक्त आप प्लीज लगाएंगे, अदरवाइज आप प्लीज नहीं लगाएंगे। वो भी हम आपको बताएंगे। वो क्यों, आप खुद बोल रही हैं किसी से बातचीत कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, आपको प्लीज लगाना है नहीं लगाना। लेकिन जो आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया है, तो आपको ट्रांसलेट अकॉर्डिंगली किया करेंगी आप। जो लिखा है उसी का ट्रांसलेट करना है, जो नहीं लिखा है उसको अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है। मिसाल के तौर पर वहां बराए मेहरबानी नहीं लिखा था, आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया, आपने कहा प्लीज डो नॉट सिट हियर, डो नॉट गो देयर, प्लीज कम हियर, वो आपको नहीं करना है। अब देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। उससे पहले हम थोड़े से वर्ब को याद करेंगे। वर्ब आप पहले से जानती हैं, ईट माने खाना। एट असल में ईट माने खाना नहीं होता है, ईटिंग माने खाना होता है। हम लोग इसी तरह याद करते हैं, हम लोग ऐसे ही, पता नहीं ये कहाँ से आई है बात कि ईट माने खाना, ड्रिंक माने पीना, गिव माने देना, और टेक माने लेना। आपको कैसे याद करना है? ईटिंग माने खाना, ड्रिंकिंग माने पीना, गिविंग माने देना, टेकिंग माने लेना और सेइंग माने कहना। ये सब सारे ट्रांसलेशन आप पहले से जानते हैं। आपको जो याद करना है, वैसे सर आपको इसकी तफसील से पढ़ाएंगे, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में। यहाँ इतना ही समझ लीजिए कि ये इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है इन तमाम अल्फाज की। अगर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलने हैं जो आज ही से शुरू करने हैं, आपको हर एक को रोजाना कम से कम 20 मिनट आपको बोलना है, 20 मिनट लिखना है। आज से डेली सबको यही करना है। और जो भी एक दिन भी अगर आकर ये बोलती हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, तो वो अपना लॉस कर रही हैं। जब भी हम आपसे पूछें, आपका आंसर सिर्फ यस में होना चाहिए। और ये बहुत आसान सेंटेंसेस हैं। देखिए, मैम सर, हमने बताया कि इम्पेरेट मैम इम्पेरेटिव के ही करने हैं क्या सिर्फ? ये सिर्फ इम्पेरेटिव करने हैं, हम बता रहे हैं किस तरह करने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आपको कुछ भी परेशानी नहीं रहेगी, कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। हम आपको पहले पढ़ा चुके थे कि कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसके बाद वर्ब रखते हैं, उसके बाद वर्ब, उसके बाद रखते हैं।
पहले तो हमने सिर्फ ऐसे ही याद किया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर आप 4 चीजों को देखेंगी। यहाँ से असल में आपकी स्पीकिंग पार्ट शुरू हो रहा है। उससे पहले तो थोड़ी बहुत बेसिक ग्रामर की जरूरत थी, वो हम पढ़ा रहे थे। तो ये बात सब याद रखिएगा। कल हम पूछेंगे कि सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सी 4 चीजें होती हैं। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, और ये किसी का नाम होता है, प्रोनाउंस होते हैं ही शी इट नेम आई यू वी दे, और हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वॉज वर, और वर्ब वर्ब यही है जो आप देख रहे हैं, ईट ड्रिंक गिव टेक से एट ड्रैंक गिव टुक सेट, ये सारे। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं जो भी आखिर में वर्ब के बाद जो भी जुमले में आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो पोशीदा होता है। पोशीदा होता है मीन्स आपको सपोज करना होता है। जैसे आप मैथ्स में पढ़ती हैं, एक्स की वैल्यू सपोज कर लीजिए 0 है, लिखा हुआ नहीं होता ना, आप बोलते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर आपको हेल्पिंग वर्ब रखना होता है, और फिर कोई वर्ब रखना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कैसे? ये आपको मिसालों से समझ में आएगा। जैसे हमने ऊपर अभी कहा था पानी पियो, तो इसके लिए ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। असल में यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। और सब्जेक्ट क्या है? मान लीजिए हमने कहा कि हमने बोला ड्रिंक वाटर, तो इसका मतलब होता है तुम पानी पियो, ड्रिंक वाटर, तुम पानी पियो। और इसकी अगर आप इंग्लिश करेंगे तो ये बनेगा यू ड्रिंक वाटर। लेकिन इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू को महजूफ रखते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन माइंड में वो फॉर्मेशन होती है, वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो सिर्फ इतना कहने से ड्रिंक वाटर, पानी पियो, ईट दिस बिस्किट, ये बिस्किट खाओ, असल में है यू ईट दिस बिस्किट। तो यहाँ पर यू लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन माइंड में आपको रखना है कि इससे पहले सब्जेक्ट भी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वो इससे रिलेटेड ही होगी। यहाँ पर कह रहे हैं बराए मेहरबानी मुझे एक कॉपी दीजिए, प्लीज, प्लीज गिव मी, दीजिए, गिव माने दीजिए, मी मुझे। और अभी आपको ऊपर बताया गया था गिव माने देना, मी के बारे में आप पढ़ चुकी हैं। मी हम लोगों ने प्रोनाउंस में याद किया था, मुझे अ नोटबुक, एक कॉपी। प्लीज गिव मी अ नोटबुक, प्लीज टेक मेडिसिन रेगुलरली। कह रहे हैं बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी की इंग्लिश आपको पता है, प्लीज कहना है। दवाएं पाबंदी से लीजिए, तो पाबंदी से लीजिए की इंग्लिश क्या है? टेक, सॉरी, लेने की इंग्लिश है टेक, और मेडिसिन दवाओं की इंग्लिश है, और रेगुलरली पाबंदी से, रेगुलरली। प्लीज टेक मेडिसिन रेगुलरली। बराए मेहरबानी दवाएं पाबंदी से लीजिए। बराए मेहरबानी दूध पाबंदी से पीजिए। कौन इंग्लिश बनाएगा इसकी? बराए मेहरबानी दूध हम पाबंदी से। बनाए। वेरी मैम गुड जी, हम मिस्टर प्लीज सुबुई, टेक मिल्क रेगुलरली। वेरी गुड। प्लीज, प्लीज पाबंदी से टेक, पढ़ाई कीजिए। प्लीज टेक स्टडी रेगुलरली। कोई और बनाइए, मुबशर आपको बनाना है। म- मेहरबानी करके पढ़ाई पाबंदी से कीजिए, मुबशरा। और कोई भी बना सकते हैं जिनको आ रहा है। मरियम आप बनाइए। मैम हम बनाए, प्लीज मैम हम बनाए। स्टडी रेगुलरली। प्लीज स्टडी रेगुलरली, टेक नहीं कहना था वहां पर, ठीक है सिस्टर सुबुई? आपका फॉर्मेशन तो ठीक था, लेकिन वहां पर यस मैम, पढ़ने यस के लिए स्टडी लगाना है। स्टडी। अच्छा, अच्छा, मरियम माइक ऑन कीजिए। मेहरबानी करके वॉकिंग पाबंदी से कीजिए, जी इंग्लिश बनाइए। प्लीज, हम्म मैम एक बार बताइए, मेहरबानी मैम करके। मैम हम मैम बताएं, झूले, प्लीज। ये मैम उर्दू में बता- चहलकदमी या टहलना पाबंदी से कीजिए, पाबंदी से टहलिए, प्लीज। ओके रेगुलरली। प्लीज सिर्फ द सिर्फ वॉक, मरियम द बताइए, वॉकिंग रेगुलरली, फिर से बनाइए प्लीज। मैम द वॉकिंग रेगुलरली। नहीं नहीं, गौर प्लीज से वॉक सुनिए। रेगुलरली। मैम माशाल्लाह बहुत सारे लोग को आ रहा है। मरियम आप कहाँ हैं? लग रहा है आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं। देखिए प्लीज वॉक, सिर्फ वॉक कहने का मतलब होता है
चलिए, ये एक इम्पेरेटिव है। इसको आप चाहे आप रिक्वेस्ट मान लीजिए, चाहे इसको ऑर्डर मान लीजिए, दोनों दोनों सेंस इसमें होते हैं। और ये इंसान के बोलने वाले के मूड पर डिपेंड करता है, मैनरिज्म पर डिपेंड करता है कि उसने किस मूड पर बोला है। अगर उसने अपने किसी छोटे से कहा है तो मे भी हो सकता है, या किसी छोटे ने सख्ती से गुस्से में किसी बड़े से कहा है तो उसने ऑर्डर फॉर्म में कहा हो कि भाई आप टहलिए रोज। तो वॉकिंग नहीं कहना है आपको, प्लीज वॉक रेगुलरली। मरियम दूसरा बनाइए, माइक ऑन रखिए। और कोई नहीं बनाएंगे, पिछली बार सबने बनाया मैम है, प्लीज आप लोग खुद बनाइएगा। एक बात पूछनी है। वेट अ मिनट मुबशरा, होल्ड डाउन प्लीज। मरियम माइक ऑन कीजिए। मरियम आपको दूसरा जुमला बनाना है। मेहरबानी करके काम साफ कीजिए, या काम मुकम्मल कीजिए। मेहरबानी करके काम मुकम्मल कीजिए। Please complete the work. वेरी गुड। प्लीज कंप्लीट द वर्क। मेहरबानी करके रोटियां बनाइए। Please making the chapati. Make the chapati. मेकिंग क्यों जी आ गया? make the chapati. प्लीज मेक द चपाती, प्लीज बेक द जी चपाती। मेक द चपाती भी हो सकता है, बेक द जी चपाती भी हो सकता है। make the chapati. BAK। जी वेरी गुड। अब मुबशरा बताइए, आपका सवाल मैम क्या है? हम ये पूछ रहे थे माइक ऑन आईएनजी कीजिए। फॉर्म वहीं पर लगेगी ना जो अभी काम हो रहा है कंटिन्यू? हमें अभी हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, उसका सबक नीचे आएगा। अभी मैम आपको इम्पेरेटिव फॉर्म पढ़ाया जा रहा है। अगर आप इम्पेरेटिव में उसको पूछेंगे तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। वो पहले से ही मरियम उसको बार बार फ्लक्चुएट करती हैं, आईएनजी यूज कर लेती हैं। अभी सिर्फ हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देख रहे हैं जिसमें आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। ठीक है जी मुबशरा? मैम। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपको दिन भर में अपने घर में कई सारे जुमले बनाने हैं। घर में मौजूद हर चीज से आप ये जुमला बना लीजिए, जो भी पॉसिबल जुमला हो अपने काम के मुतालिक। जो आप टीचिंग करते हैं टीचिंग के मुतालिक बनाइए, लेकिन सब में इंपैरेटिव सेंटेंसेस बनाइए। एक रिक्वेस्ट फॉर्म में बना लीजिए और एक ऑर्डर फॉर्म में बना लीजिए। और समझ में नहीं आई हो ये बात तो पूछ लीजिए। इसी तरह स्पीकिंग आएगी। आप ये सोचें मैं पूरी ग्रामर पढ़ लूंगी फिर एक दिन रात में बोलना शुरू करूंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज ही से आपको बोलना शुरू करना है। ये आपका स्पीकिंग का सेकंड फेज शुरू हो गया है। फिर है हमेशा वक्त पर आइए, ऑलवेज कम ऑन टाइम। हमेशा वक्त पर जाइए, कोई भी बना दीजिए। हमेशा वक्त पर जाइए, ऑलवेज। मैं बताऊं? बताइए बताइए। Always go on the time. द की जरूरत है, ऑलवेज गो ऑन टाइम। अच्छा, हमेशा सुबह उठिए, Wake ऑलवेज up morning. Woke up on time. वेक अप। मैम हम बताएं? वेक पापा वेक अप, जी। वोक अप नहीं, वेक अप। फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। हमेशा हमेशा साफ सुथरे रहिए। मैम हम बताएं? चलिए, रहिए की इंग्लिश हाँ। इसमें आएगी, थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम होगी। चलिए बता दीजिए जो बताना ऑलवेज चाह बी रहे क्लीन। मैम ऑलवेज रिमेन बी क्लीन। क्लीन। हैं। चलिए, रिमेन भी हो सकता है Always cleaned. और बी भी ठीक है, ऑलवेज बी क्लीन। थोड़ा वो था, ग्रामर इसकी अलग थी, इसलिए हम चाह रहे थे स्किप करें, लेकिन आप लोगों ने ठीक बनाया है। चलिए, फिर अगला है हमेशा यहाँ बैठिए, ऑलवेज सिट हेयर। हमेशा वहां खड़े रहिए। इसकी इंग्लिश बनाइए, हमेशा वहां खड़े रहिए, कोई भी बनाइए। Always ऑलवेज। stand there. वेरी ऑलवेज गुड, स्टैंड Stand. डियर। अब मैम आपको ये जुमले ऑलवेज स्टैंड। डियर, वेरी गुड। हमेशा हमेशा गरम चाय पीजिए, मैम बताएं? ऑलवेज। Hot. जी जी Always बताइए। take tea Hot. hot. नहीं और नहीं 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 नहीं, ऑलवेज always ड्रिंक drink Always drink hot tea. tea. हॉट Hot. टी। ऑलवेज टी ड्रिंक हॉट नहीं, हॉट हॉट टी। टी। Hot tea. Always hot एडजेक्टिव को tea. पहले यूज करते हैं। आप लोग भूल गए क्या हमने पढ़ाया था? ब्यूटीफुल गर्ल, खूबसूरत लड़की अगर कहना होगा तो पहले ब्यूटीफुल लगाएंगे बाद में गर्ल। अगर गरम चाय कहना है तो पहले गरम लगाएंगे बाद में चाय। एडजेक्टिव को खूबी या खामी को पहले इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज ड्रिंक हॉट टी। हमेशा ठंडा, हमेशा गरम, सर्दियों में गरम कपड़े पहनने चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं, बस उसका एक ही हिस्सा बोल रहे हैं। हमेशा गरम कपड़े पहनना चाहिए,
इसका बनाइए। ऑलवेज Always wear woolen Wear clothes. और हाँ, वेरी गुड। हमेशा गर्म कपड़े पहनिए, इसकी इंग्लिश होगी ऑलवेज वेयर, WEAR। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी तो इंग्लिश हमें नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, एक हम भी आपको ग्रुप पर एक लिस्ट देंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको तमाम वर्ब के उसके मायने, उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वैसे सारे एक आपकी क्लास लेंगे जिसमें आपको पूरा बताएंगे कि ये वर्ब किस तरह काम करते हैं। ये सेकंड फेज आपका इस स्पीकिंग का शुरू हो गया है। फिर है अगला जुमला है पानी पियो। अच्छा, सेम है ये। नोट, प्लीज बराए मेहरबानी ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं जुमले में वर्ब से पहले आते हैं। ये नेवर और ऑलवेज को हम हमेशा वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं। जैसे बराए मेहरबानी मुझे एक कॉपी दीजिए, प्लीज गिव मी अ नोटबुक, प्लीज टेक मेडिसिन रेगुलरली। अच्छा, ये तो हो चुका है। अब दूसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस निगेटिव। निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? निगेटिव के बारे में आपको याद होगा, हमने शुरू में बताया था, नॉट लगाते हैं थर्ड प्लेस पर। तीसरे नंबर पर नॉट लगाने से जुमले में नहीं का तर्जमा आ जाता है। जैसे आप पानी मत पीजिए, नहीं पीजिए, मत पीजिए, एक ही मतलब होता है। हम लोग नहीं के लिए मत भी यूज करते हैं। तो इसका भी वैसा ही होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट जो है वो पोशीदा होता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस में। जैसे वहां मत जाइए, डू नॉट गो देयर, असल में है यू डू नॉट गो देयर। तो यहाँ पे कहेंगे डू नॉट गो देयर या डोंट गो देयर। डू नॉट को हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आपको पढ़ाया था, शॉर्ट फॉर्म में डू नॉट को डोंट कहते हैं, डोंट गो देयर। डोंट रीड Don't read. दैट, Don't वेरी read गुड। that book. फिर है उसको कॉल मत करना, डू नॉट कॉल हिम, डू नॉट कॉल हिम या डू नॉट कॉल हर। उसको उसको से मुराद कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी। अगर कोई लड़का मुराद है तो हिम, और लड़की मुराद है तो हर। डू नॉट कॉल हर, डोंट कॉल हर। बनाए मेहरबानी ये मत कहिए, प्लीज डू नॉट से दिस, प्लीज डोंट से दिस। डू नॉट को डोंट भी बोल सकते हैं। लिखने के वक्त में डू नॉट ज्यादा अच्छा रहता है, और बोलते वक्त हम कॉन्ट्रैक्शन यूज कर लेते हैं, लेकिन लिखते वक्त बेहतर होता है कि आप डू नॉट पूरा लिखें, पसंदीदा यही है। प्लीज डू नॉट से दिस, प्लीज डोंट से दिस। बराए मेहरबानी ये मत कहिए, प्लीज डू नॉट से दिस, प्लीज डोंट से दिस। अच्छा, वही है। फिर है घबराइए मत। घबराने की इंग्लिश होती है वरी, तो मत घबराइए, डू नॉट वरी या डोंट वरी। घबराइए मत, डोंट वरी या डू नॉट वरी। वहां कभी ना बैठिए, नेवर सिट देयर। कभी नहीं के लिए हम नेवर यूज करते हैं, नहीं के लिए डू नॉट यूज करते हैं, और कभी नहीं के लिए नेवर। और याद रखिए इसको शुरू में इस्तेमाल करते हैं। नेवर सिट देयर, वहां कभी नहीं बैठिए। सड़क पर कभी मत दौड़िए, नेवर रन ऑन द रोड। बस आज का सबक पूरा हो गया। कुछ सेंटेंसेस हम देंगे ग्रुप पे, उसके ट्रांसलेशन आपको करना होगा। उसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, और कुछ हम पढ़ने के लिए भी सेंटेंसेस देंगे, उनको भी पढ़कर आइए। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। जी, मैम इसमें नेवर रन ऑन द रोड, मैम इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें यू है, यू नेवर रन ऑन द रोड, तुम मत भागो। लेकिन सब्जेक्ट इसमें लिखते नहीं है। इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें आप हुक्म देते हैं किसी काम को करने का या रोकने का, या फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, किसी से इल्तिजा कर रहे होते हैं कि मत भागो सड़क पर, तो उसका मतलब होता है तुम मत भागो सड़क पर। हम उर्दू में भी ऐसे बोलते हैं, जब हम मान लीजिए किसी से अपने अपने भाई से कहते हैं चाय पी लीजिए, तो हमारा मकसद होता है आप चाय पी लीजिए, लेकिन हम लोग वहाँ आप नहीं बोलते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी हम सब्जेक्ट को बोलते नहीं, लेकिन हमारे माइंड में होता है कि हम सामने वाले से यू से ही बात कर रहे हैं। इंग्लिश में यू होता है एक के लिए भी और सब के लिए भी। यू नेवर रन ऑन द रोड, यू नेवर रन ऑन द रोड, लेकिन वो बोलते नहीं है। ये अब आप भी कह सकते हैं सड़क पर कभी मत दौड़ो, डोंट रन ऑन द रोड। हाँ, नहीं, कभी नहीं का तर्जमा नहीं होगा, वहां पर होगा सड़क पर नहीं दौड़ो, डोंट रन ऑन द। लेकिन अगर कभी नहीं आपको लगाना है
नेवर जो होता है किसी चीज में बहुत ज्यादा ताकीद पैदा करने के लिए, बहुत सख्ती से मना करने के लिए, कभी नहीं के लिए तो आप नेवर ही यूज करेंगे, डू नॉट यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर होता सड़क पर मत दौड़ो, सिर्फ इतना होता, यही लिखा है हिंदी इंग्लिश में, तो सड़क सड़क पर, अच्छा सड़क पर मत दौड़ो होता तो हम कहते हैं डू नॉट रन ऑन द रोड, या डू मत है तो यहाँ पर नेवर ही यूज करेंगे। ओके। अब ये ऐसे सेंटेंसेस हैं, आप बहुत सारे बोल सकते हैं अपने भाई के साथ, बहन के साथ, बच्चों के साथ में, शौहर के साथ में। खा लीजिए प्लीज, खा लीजिए प्लीज, मत खाइए, उठाइए, दीजिए मत, दीजिए मत, करिए, होमवर्क पूरा कीजिए। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं और ये आज से आपको हमेशा तक के लिए शुरू कर देना है। उर्दू आपको आती है, उर्दू बोलने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये देखिए, मान लीजिए आपको कहना है किसी से होमवर्क करो, पूरा करो, पूरा की इंग्लिश नहीं आ रही, आप फटाफट अपने गूगल पे जाइए, देखिए पूरे के लिए इंग्लिश क्या है। उसमें दो बातें होंगी, हो सकता है आपको सही मायने मिल जाए, हो सकता है गलत मायने मिल जाए। गलती भी आपकी कामयाबियों का हिस्सा है, कुछ तो आपने सीखा ही होगा, वहाँ कुछ तो आप पढ़ेंगी, लेकिन शुरुआत आपको ही करनी होगी, और ये यहाँ से कंप्लीट स्पीकिंग शुरू करनी है इंशाल्लाह। यस मैम, अ, इंशाल्लाह। अगर हम किसी को हुक्म देंगे ये काम करो तो वहां पर हम डू लगाएंगे ना बस मैम? जी जी मैम, ये नहीं, पूछना आपको डू नहीं लगाना है, सिर्फ आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। था। अच्छा। अगर सिर्फ इतना भी आपने कह दिया ना ड्रिंक, तो ये भी एक हुक्म है, पियो, ईट, खाओ, रन, भागो। अगर आपको कहना है सड़क पर भागो, रन ऑन द रोड। आपको कहना है पार्क में भागो, रन इन द पार्क। ये जितने भी, हम आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं स्लाइड में, जितने भी वर्ब्स हैं, वैसे ये सबक हमने आपको शुरू में बताया था, लेसन नंबर 11, ये सर पढ़ाते हैं आपको, लेकिन सर कुछ बिजी हो गए इसलिए नहीं पढ़ाया है। ये जितने भी अल्फाज हैं, ये वाले जो इस कॉलम में आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में जो हाईलाइटेड लिखे हुए हैं, इन सब, ये सब इम्पेरेटिव हैं। ईट, खाओ, ड्रिंक, पियो, गिव, दो, टेक, लो, से, कहो। और ये जितने भी हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, गिविंग, इनका मतलब होता है खाना, पीना, देना, लेना, कहना। लेकिन हम लोग कैसे याद करते हैं? बचपन से पता नहीं किसने ऐसा क्यों याद कराया गया, ईट माने खाना, ईट माने खाना नहीं, ईट माने खाओ। ईट का मतलब एक और होता है जो सर आपको पूरी तफसील बताएंगे, ईट माने खाता हूं भी होता है। क्योंकि हम इसलिए नहीं बता रहे, आज इम्पेरेटिव आप पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ईट का मतलब खाना, ईट, खाओ, ड्रिंक, वॉश, धो। मान लीजिए आप कहीं खड़ी हैं, आपको किसी से कुछ दिलवाना है तो आप कहेंगे वॉश। और आप ये कहें कि ये धो दो, वॉश इट प्लीज। अगर आपको ये कहना है कि मेरे कपड़े, वॉश माई क्लोथ्स प्लीज, प्लीज वॉश माई क्लोथ्स, इस तरह आप कह सकती हैं। लेकिन बोलना आपको बिल्कुल इंग्लिश में है, और ये अच्छी खासी इंग्लिश है घर में बोलने के लिए। और जो पूरे वर्ब्स की जो लिस्ट है वो इंशाल्लाह हम जल्दी आपको ग्रुप पर सेंड करेंगे। अभी तो जो हम एक्सरसाइज आपको दें उसको टाइमली, ये सोचते हुए कि ये मेरे फायदे की चीज है, उसका ट्रांसलेट आप कर लीजिएगा। और कोई सवाल है किसी का? ये था आज का, अच्छा इंटरेस्टिंग था सबक। मैम, मैम जी मैम, इंटरेस्ट। बहुत अच्छा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।